Hello friends, welcome back again to LCG today with a new video, and this video is regarding on the topic of polity, and the main topic is equality. So in this video we will know about what is equality, what it's mean, and what are the real reflections of different kind of inequalities. So let's begin with the video, and before starting it, if you not subscribe the channel yet, please subscribe to Let's Curious and Grow for more NCERT crisp clearance of your topics. So press the bell icon and subscribe to Let's Curious and Grow and make your basic concepts easier as much as possible. So let's start with it. Come to the video again. So this topic is based on the equality. So what equality is? Equality is the key feature of democracy. Okay, democracy is exist because of equality. What equality covers now? Equality covers the universal adult franchise, dignity and constitution. So here the new word is universal adult franchise. So what do you understand by this universal adult franchise? Now this universal adult franchise is the right to vote. When जब भी कोई एक आपका अडल्ट है वो 18+ का हो जाता है, तो ये सबका एक राइट बनता है. दिस इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी टू गेट दैट राइट कि आप 18+ होने के बाद आप वोट डाल सकते हैं. सो दिस कम्स अंडर द इक्वालिटी. इक्वालिटी है तो आपको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दी जा रही है, और जितने भी 18+ हैं, नो मैटर व्हाट दे रेस दे आर, व्हाट कास्ट दे एग्जिस्ट, व्हाट any other inequalities that doesn't exist because of this universal adult franchise. अगर आप 18+ हो गए तो आप इक्वालिटी के पोर्शन में आ गए और आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता. सेकेंड कम टू डिग्निटी. व्हाट डिग्निटी मीन्स कि अगर आपकी किसी भी चीज़ को लेके डिसरिस्पेक्ट नहीं की जा सकती. लाइक अगर आप किसी और धर्म से आते हो, ओके राइट, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू अनदर रिलीजन, तो आपकी डिग्निटी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए. लाइकवाइज वी आर हिंदूज़ की डिग्निटी ये होती है कि धार्मिक चीज़ों में हम बैठें, इन्वॉल्व हों, तो हमारे कुछ रीति रिवाज हैं, तिलक लगाना, ठीक है, एक आप कोई भी धागा पहनते हो. सो ये अगर कोई धर्म ऐसा बोले कि नहीं ये नहीं करना, आपने तिलक तो आप लगा ही नहीं सकते, व्हाट इज़ दिस बुलशिट एंड व्हाट इज़ दिस रबिश, तो दैट कम्स अंडर द डिग्निटी. तो आपकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं चोट पहुंची कि ये क्या पागलों वाली चीज़ है, आप नहीं कर सकते ये यहाँ पे, और आप यहाँ पे बैठ के ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो दैट कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ डिग्निटी. और वहाँ पे वो पर्सन बोल सकता है कि you don't have the right to disrespect my dignity. So dignity is that something, and it covers under equality because this is a country of democracy. So यहाँ पे आपको किसी की डिग्निटी को नुकसान या किसी की डिग्निटी को हार्म, डिसरिस्पेक्ट करने की आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको अलाउ नहीं करता. एंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इज़ अ पार्ट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के लॉज बने हुए हैं टू कंट्रोल द अनइक्वालिटी. सो दिस इज़ व्हाट कम्स अंडर द इक्वालिटी. तो इक्वालिटी आप आई थिंक अच्छी तरह से समझ गए हो. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी समझ गए हो. कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. So next come to some real incidents that reflects different kinds of inequalities that exist in India when no laws are there. But ये तो अब की बात आ गई कि इक्वालिटी है, डिग्निटी को हार्म नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आ गई है, तो सबको वोट करने का इक्वल राइट है, आइदर दे आर मेल और फीमेल. बट जब ये चीज़ें नहीं थी, मीन्स वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट करती थी. पर एक और जो चीज़ है दैट इज़ स्ट्रेंज कि वहाँ पे कोई लॉ भी नहीं था उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए. हेयर इट स्टार्ट्स विद द शॉर्ट टर्म दलित्स.
तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म दलित्स. दलित्स मीन ब्रोकन. एक तो ये वर्ड की जो आप एक सेंस समझे तो इट इज़ मीन ब्रोकन. ब्रोकन मीन्स समथिंग दैट लूजेज और टूटा हुआ, ब्रेक. और इसी वर्ड की वजह से जो लोअर कास्ट्स हैं उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया गया. मीन्स विच आर नॉट in coming under the general category. Out of general category they come to the lower caste, so they are pointing about the words like Dalits. So यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हुए, दैट इज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि, एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस दलित राइटर इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन. ये इनकी एक बुक थी, ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी. सो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्रेस की कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में हैपन हुई थी. सो देर इज़ अ स्टोरी आई एम टेलिंग यू कि उनको क्लासरूम में अलाउ तो किया जाता था बट उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था. व्हेन अदर्स चिल्ड्रंस आर सिटिंग एंड दे आर स्टडिंग एंड टीचर इज़ ऑल्सो देयर इन द क्लास. सो इट इज़ नॉट क्वाइट अनबिलीवेबल टू बिलीव कि टीचर क्लास में है और आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है क्योंकि वो टीचर खुद कर रहा है. लाइकवाइज और बच्चों को वो पढ़ने दे रहा है और उनको बोल रहा है कि तुम जाओ और प्लेग्राउंड साफ़ करो, और वो प्लेग्राउंड पूरा स्कूल साफ़ करेंगे और बाकी बच्चे क्लास लगा रहे हैं अंदर. सो दे आर अनेबल टू अटेंड द लेक्चर इवन दे आर इन द स्कूल. सो वन डे हिज फादर इज़ पासिंग नियर द स्कूल, सो दे सो दैट हिज सन इज़ स्वीपिंग. तो उन्होंने टीचर्स को एक चीज़ कही कि व्हाट इज़ दिस, why you treated my son as unequal while other are attending the class, and what is this. तो आप यहाँ पे क्यों इनको अलाउ कर रहे हो कि ये यहाँ बैठे. तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस दलित टर्म, इसलिए इनको कोई अलाउंस नहीं है और ये नहीं कर सकते यहाँ पे काम. सो हिज फादर टेल दैट ओके, कुछ एक टाइम तक तो तुम ये कर लोगे बट ऐसे कई और आएंगे और वो यहीं से पढ़ के जाएंगे और देखना जो वाल्मीकि है वो भी पढ़ के जाएगा और एक बहुत अच्छा करेगा अपनी लाइफ में. एंड दैट डे यू विल रियलाइज दैट व्हाट द रॉन्ग थिंग्स यू डिड. और ये चीज़ें आगे जाके कम होंगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी. सब इक्वली पढ़ेंगे. तुम आज जो कर रहे हो वो तुम्हें बाद में चीज़ें देखनी पड़ेंगी. एंड दे पास्ड ऑन. बट उनको ये काफ़ी बुरा लगा. सो इट कम्स अंडर द डिग्निटी कि उनकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हुई थी कि उनके बच्चे से वो चीज़ों का एक नेगेटिव रोल प्ले करवाया जा रहा था. जब अदर बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा था. तो उसमें जो उनकी एक जूठन ऑटोबायोग्राफी है इन विच दे राइट द थिंग्स कि मैं पूरा टाइम स्वीप करता रहता था और मेरे मुंह में वो मिट्टी जा रही है, डेट सैंड पार्टिकल्स इनसाइड में, और फिर भी मैं झाड़ू दिए जा रहा हूँ, मेरा फेस पूरा उस डस्ट से कवर हो गया है बट मुझे वो स्वीप करना है. सो उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक रोल प्ले किया कि वहाँ पे कोई लॉ नहीं है. Okay, so this is the case of Om Prakash Valmiki. This is first case that treats inequality. Next is the Mr. and Mrs. Ansari case. Refused to not rent the house on the basis of differences of caste and religion. तो इन कपल्स को बिकॉज दे आर अंसारीज तो रेंट ओनर ने उनको रेंट हाउस देने पे मना कर दी कि हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते इन एन इनडायरेक्ट वे. बट जो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो आए थे जो उनको रेंट पे मकान दिलाने आया था, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जगह अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रखेंगे, देन दे विल अलाउ यू टू गिव यू अ रेंटेड हाउस. बट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने ऐसा नहीं किया बिकॉज दे इट इज़ द डिसरिस्पेक्ट ऑफ देयर डिग्निटी. सो उन्होंने ये चीज़ की ही नहीं. अदरवाइज़ उनके पास पैसे थे, दे विल हैव टू पे, सब कुछ उन्होंने किया बट दे डिडंट. उन लैंडलॉर्ड ओनर ने उनको रेंट पे नहीं रहने दिया. उसके बाद एक नेक्स्ट केस आता है. आफ्टर द केसेस मैं बाद में आऊँगी. वन मोर केस इज़ देयर.
One more case of inequality या inequality in USA, that is the United States of America, not even India, but the whole world is covered under the inequality. ये चीज़ें सब जगह थी पहले. The African Americans whose ancestors were slave, जो उनके दास थे, तो 1950s से ही उनको ट्रीट किया जाता था एज अनइक्वल. बट दिस इज़ द फर्स्ट time when it changes. Why? So we will come to the story again. In 1955, 1st December, it is the day when Rosa Parks was an African American woman tired from a long day at work, but she refuses to give her seat. So ये रोज़ा पार्क्स एक बाकी नॉर्मल डेज़ की तरह ट्रैवल करके आ रही थी अपने काम से, बट उस दिन ये काफ़ी थकी हुई थी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो खड़ी नहीं होंगी और वो सीट नहीं देंगी. एंड दैट इज़ अ वाइट मैन जिनको उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि सॉरी, आई एम वेरी टायर्ड एंड आई डोंट बी एबल टू गेट एंड सिट यू अलाउ हेयर. तो उन्होंने इनको मना कर दी. दैट डे अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट अनइक्वल वेज आफ्टर दैट सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट ऑफ 1964. उसके बाद काफ़ी ह्यूज एजिटेशंस हुए, काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई कि ये अनइक्वल है. और आफ्टर दैट इसके बाद क्या हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट आया 1964 और इन्होंने प्रोहिबिट की डिस्क्रिमिनेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, किसी तरह के बेसिस के ऊपर आप किसी की जो है वो चीज़ों को प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. सो हेयर आर्टिकल 15, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 15 में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक एक्ट पास किया, डिसेबिलिटीज़ एक्ट इन 1995. तो यहाँ पे डिसेबल पर्सन थे, उनको भी कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाने लगा, उनको भी इक्वालिटी बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाने लगा और वो जो चीज़ें करना चाहते हैं उनको वो दी जाने लगी. सो दिस इज़ द केस ऑफ USA, नॉट इवन इन इंडिया बट इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. देयर आर वेरी लार्ज केसेस. ये तो कुछ केसेस मैंने बताए हुए हैं, बट देर आर अनदर मोर केसेस आर देयर. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ये चीज़ तो हो गई, हमने इक्वालिटी को समझा कि इक्वालिटी क्या है. उसके बाद हमने कुछ ऐसे केसेस देखे कि जब कोई लॉ नहीं था तो क्या इनइक्वालिटीज़ हुई, और जो मेन केसेस थे वो हमने पढ़ लिए. आफ्टर दैट सेवरल लॉज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट अनइक्वालिटी. बट जब ये जो लॉज थे इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू. सो तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट who introduced midday meal scheme in all elementary schools. Later Supreme Court asked all state government to begin this program. So तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था एलिमेंट्री स्कूल में. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कह दिया. Why? What are the positive impacts of MDM scheme, that is मिड डे मील स्कीम? तो इनके क्या इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट्स थे, क्यों इस चीज़ को इतना बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने कि ये एक ही स्टेट में नहीं अदर स्टेट्स में भी शुरू कर दी जाए. सो एक तो चीज़ थी इम्प्रूव्ड अटेंडेंस, कि अटेंडेंस बिल्कुल इम्प्रूव हो गई बच्चों की. वाई? क्या होता था कि जब लंच टाइम होता था तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो स्कूल तो आ गए होते थे बट लंच टाइम में दे गो बैक टू देयर होम्स फॉर लंच, और फिर वो वापस आते ही नहीं थे खाना खा के. बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस MDM स्कीम द अटेंडेंस विल इम्प्रूव, क्योंकि बच्चे जाने ही नहीं लगे, वहीं पे उनको खाना खाने को मिल जाता था. सेकेंड, mothers who earlier worked to feed their children not more need to do so. कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी मदर्स काम करती थी एक्स्ट्रा ताकि वो अपने चिल्ड्रंस के लिए फ़ीस का अरेंजमेंट कर पाए और उनको स्कूल भेज पाए. बट आफ्टर द मिड डे मील स्कीम, क्योंकि उनको एक
वक्त का खाना मिल रहा था और कुछ एक चीज़ों में गवर्नमेंट ने फ्री भी कर दी थी फ्री, तो उनको ये चीज़ करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आई मीन दे आर सम क्वाइट एबल टू, अगर उनको नहीं कर पाती हैं वो वर्क तो ये एक बड़ी चीज़ नहीं थी, फिर भी उनके बच्चे खा सकते थे और पी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। नेक्स्ट, मैनी दलित वुमेन्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक मील। और जो भी लोअर कैटेगरीज़ की वुमेन्स थी सबसे पहले उन्हीं को एमडीएम स्कीम में इन्वॉल्व किया गया, उन्हीं को हायर किया गया। एक तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो ख़त्म हो गई, उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी और उनको वहाँ पे खाना पकाने को रखा गया। दूसरी बात ये थी कि इसने एक जो अनइक्वालिटी का ट्रीटमेंट था कि एक दलित वुमेन के हाथ से वो नहीं खा सकते या उनको पहले अलाउ तक नहीं किया जाता था बैठने को, अब वो ही सारे बच्चों का खाना बना के वो सबको सर्व कर रही थी। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट वो गवर्नमेंट स्कीम ने खुद किया। नेक्स्ट, ऑल्सो रिड्यूसेस हंगर ऑफ मैनी पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल कैनॉट कंसनट्रेट on their studies because their stomachs are empty. सो इससे एक और चीज़ रिड्यूस हुई, वो था हंगर, भूख। कुछ एक पुअर स्टूडेंट्स ऐसे थे जो स्कूल तो आ जाते थे बट अपनी स्टडीज़ पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि कई बार उनके पेरेंट्स उनको खाना खिला के भेज पाते थे, कई बार उनको कोई खाना खाने को नहीं मिलता था। बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिड डे मील स्कीम उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलने लगा, अच्छा खाना मिलने लगा, तो उनकी वो चीज़ काफ़ी हद तक कम हुई। इसलिए गवर्नमेंट ने बाकी सारी स्टेट्स पे ये रूल अप्लाई करने का ज़ोर दिया और सारी स्टेट्स में ये चीज़ को उन्होंने कवर किया। सो दिस इज़ कम्स अंडर द इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। हम इस वीडियो में सारा कुछ जान पाए हैं कि इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है, और जब इक्वालिटी नहीं थी अनइक्वालिटी थी तो क्या क्या चीज़ें बुरी हुई लोगों के साथ, और कुछ एक केसेस ऐसे क्या आए जब अनइक्वालिटी थी, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो इंडिया हो, तो कुछ मेन केसेस हमने देखे। और हमने एक जो सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट है वो 1964 में आया, और आर्टिकल 15 में हम दोबारा पढ़ेंगे आगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बोलता है। और 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसेबिलिटीज़ एक्ट भी पास किया है, जिसमें अगर कोई अनेबल है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो उसके लिए कुछ व्हील चेयर्स या उसके लिए कुछ हेल्पर्स या किसी भी तरह का काम अगर कोई देख नहीं सकता बट वो पेपर लिखना चाहता है तो उसको एक हेल्पर के तौर पे एक बंदा दिया जाता है जो उसके जगह पे पेपर लिखता है, वो बोलता है और वो लिखता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू like the lecture and get some information. So thank you so much friends. Let's subscribe to Let's Curious and Grow. Thank you.